आशीष भैया, बहुत स्वागत है आपका। पहला सीधा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कोई भी पार्टी है हार या जीत के बाद में अपना एक मंथन करती है, होती है। आपकी पार्टी न सिर्फ यहाँ से रामपुर से आप, बल्कि अपना मैं ये कहूँ कि आपका न कि कैंडिडेट हारा, बल्कि आप आधा उत्तर प्रदेश हारे। इस पर आपने जो मंथन किया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कारण है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। इस चुनाव में विपक्ष की एक झूठी चाल कामयाब हुई है। उन्होंने वो कुछ एक संविधान का कुछ वो मढ़वा के लायक डायरी छोटी सी बनाई उन्होंने, उसमें कुछ पेज पता नहीं थे नहीं थे, लिखे थे नहीं, खाली तो अच्छे राम जाने दिखा के कहा कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। तो सरासर झूठ एक उन्होंने फैलाया। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उसका खंडन किया कि अब तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी आ जाएं और चाहें कि रिजर्वेशन वापस हो जाए तो नहीं। एक उन्होंने वो स्कीम लाए कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपको मिलेगा और हर महीने 8,500 रुपये खटाखट। वो जो उन्होंने चलाया, जनता उनके बहकावे में आ गई। आपको याद होगा दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ केजरीवाल ने शुरू की थी, फ्री बिजली, फ्री अस्पताल, फ्री ये फ्री वो, और कौन सा सिंगापुर बना देंगे और वो झीलों का शहर बना देंगे, और वो आपने तो उन्हें जेल में डाल दिया। सब पोल खुल गई जेल में। तो अपने कर्मों से हमने नहीं डाला है। ये भी परसेप्शन गलत है। कोई भी आदमी अगर बेईमानी भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सरकार का काम ये होता है कि वो उसके खिलाफ FIR करती है या उसकी जो एजेंसीज है वो जांच करती है। जांच करने के बाद वो मैटर कोर्ट में चला जाता है। मैं समझता हूँ कोर्ट में जो केस जाते हैं उसमें 80% में बेल हो जाती है, 20% लोग जेल जाते हैं। अब इनके खिलाफ तो मजबूत साक्ष्य हैं। कल तो एजेंसी ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है कि जो केजरीवाल ये कहते थे कि मुझसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, मेरी पार्टी से ज़्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, उन्होंने हर टाइम हर नेता की गिरफ्तारी पे यही कहा है कि मनीष सिसोदिया के टाइम पे क्या कट्टर ईमानदार आदमी है। इन सब के खिलाफ एजेंसियों के पास पक्के सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है, कनेक्टिविटी है, पैसा कहाँ आया, कैसे गया, उसके नोट नंबर तक हैं। वो सब चीज़ें पब्लिकली नहीं अखबारों में बताई जा सकती, वो चीज़ें कोर्ट के रिकॉर्ड में है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सील बंद लिफाफों में कोर्ट को दी गई हैं कि ये, क्योंकि वो उसकी काट ना निकालने। तो केजरीवाल ने जैसे झूठ बोल के दिल्ली के लोगों का वोट लूट लिया, तो ये जो दो झूठे ट्रेंड कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बनाए, उसमें जनता उनके बुलावे में आ गई और उनको ये बताया गया कि तुम्हारा आरक्षण छिन जाएगा और हम ये पैसे देंगे तुम्हें। मतलब उत्तर प्रदेश में जो आधी सीटें हारी, उसका कारण ये उसका मेन सबसे जो हमारा जो मंथन हुआ है पार्टी में प्रदेश लेवल पे, उसमें हालांकि 10-12 रीजन कुल आए हैं, लेकिन मुख्य रीजन ये आया है कि जनता को धोखा दिया गया और ये झूठ बोला गया कि हम सरकार में उनको आना ही नहीं था। अब भी उनकी सीटें 90 हैं, समाजवादी की, इनकी सबकी जो भी सीटें आई हैं वो कोई बीजेपी से, तो तिगनी सीटें हैं बीजेपी के पास, लेकिन उनको पता सत्ता में तो आना ही, लेकिन कह दो देना थोड़ी पड़ेगा। एक अभी मैं सर्वे पढ़ रहा था, अगर हिंदुस्तान की सब औरतों को 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा तो जितनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है ना, वो उससे भी ज़्यादा पैसा बैठेगा। ये देर सवेर भारत सरकार को या नीति जो निर्धारक लोग हैं उनको झूठ बोल के, कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी हो या किसी हो, ये जो झूठ बोल के वोट लेने का जो सिस्टम है ना कि ये फ्री वो फ्री, देने की औकात हो ना हो, दिया जा सकता हो ना दिया जा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है कि वो राष्ट्रीय सरकार है, पूरे देश में उसकी सरकारें चल रही हैं, वो कोई ऐसा वायदा नहीं कर सकते जिसमें उनको देने में देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाए। लेकिन सर, रामपुर में तो आपका सिटी MP थे यहाँ के,
और जिस तरह से हमने नामांकन के बाद में देखा था कि दावे किए थे उन्होंने भी और आपने तमाम कार्यकर्ताओं ने कि हमारा मुकाबला ही किसी से नहीं है और 80,000 वोटों से ज़्यादा उससे हारे वो। देखिए, रामपुर और ऐसी सभी सीटें जहां मुस्लिम वोट 25-30% से ऊपर है, उन्होंने इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिन बूथों पे, जिन एरियो में, जिन वार्डों में बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं उनको, मुस्लिम्स को, उन्होंने उसको भी ऑनर नहीं किया। ऐसे भी रामपुर में एक बूथ की खबर है कि 500 कुछ मकान दिए और फिर भी वोट एक भी नहीं। तो पार्टी ने ये ऑब्जर्व किया है कि मुस्लिम समाज को जो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विश्वास और वो सबका साथ सबका विश्वास है, वो अभी उसमें पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। अभी मुसलमानों का जो विश्वास है वो जीतना बाकी है। मुसलमानों की वोट की जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मंगलसूत्र लूट लेंगे, तो उनसे कैसे आप वोट की अपेक्षा करें? मंगलसूत्र लूटना एक सिंबल की बात थी। एक ये दिखाना था कि अब ये घर के सोने पे आ गए कि घर के सोने की जांच कराई जाएगी। तो घर के सोने में अब मेरे ख्याल से शायद जो हालात हैं, 1% लोगों के पास भी प्रॉपर सोना नहीं है, लेकिन एक मंगलसूत्र ऐसी चीज़ है जो हर औरत के पास है। तो वो एक सिंबल है कि मंगलसूत्र तक पे अब ये बात आ गई। दूसरे, देखिए, ऐसा है कि एक बड़ा दुर्भाग्य ये हो रहा है, ये मैं आपसे अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ कि अब इस देश में लोकतंत्र में ये बड़ी समस्या आ गई है कि लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट करने लगे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदू को दे रहे हैं, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वो मुस्लिम को दे रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट अपराधी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन वो ये नहीं चेक कर रहे कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिटी हमारे लिए क्या कर सकेगा। अब उनका क्राइटेरिया हो गया कि मुसलमान हूँ तो मुसलमान को दूंगा या उसको दूंगा जो बीजेपी को हरा दिया होगा। इसी तरह से हिंदुओं का भी ये सिस्टम है कि मुस्लिम कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। रामपुर से माननीय अख्तर अब्बास नकवी साहब रहे हैं, उनको सभी धर्मों ने रामपुर के अपनाया था, लेकिन वहाँ भी यही समस्या आई कि लोगों ने धर्म के आधार पर वोट किया और धर्म के आधार पर वोटिंग जब ये शुरू हो गई है और जातिगत बंटवारे का मैटर शुरू हो गया है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। तो जाति जनगणना की जब विपक्ष मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं मांगती? जाति जनगणना क्यों हो रही है, क्यों मांग रहे हैं, ये आपको भी पता है। जाति जनगणना सिर्फ ये हो रही है कि सबको अपनी अपनी जाति पता चल जाए और हिंदू कम्युनिटी बढ़ जाए, कि वो 27 जगह बढ़ जाए, कि 4% ये हैं, 6 वो हैं, 3 वो हैं, 9 वो हैं। और बांटने के लिए बांटो और राज करो की नीति के तहत ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या जो हमारे विपक्षी दल हैं वो ये स्कीम लाए हैं कि लोगों को धर्म जाति के आधार पे बांट दो, फिर उस आधार पे टिकट मांगो। आपका समर्थक दल जो है बिहार का, वो भी इसमें शामिल है जो इसमें टेबल में जाति नियंत्रण है। देखिए, ऐसा होता है, जो समर्थक दल हैं उनकी प्रदेश के हिसाब से अपनी अपनी राजनीतिक जरूरतें होती हैं, जिसको जहाँ जो फायदा होता है वो उसका प्रयोग करता है। हो सकता है हमारे समर्थक दल को वहाँ इससे फायदा मिलने वाला हो, वो इसलिए मांग कर रहे हैं। सब लोग कोई धर्म की दुकान नहीं चला रहे हैं, सब लोग राजनीति में कैसे जीतें, कैसे सीटें लाएं, इस पे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें बाकी सेकेंडरी हैं कि देश का क्या होगा, इसका क्या होगा। ज़्यादातर लोग इस पे आ गए कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। ये परंपरा हर पार्टी को छोड़ना पड़ेगी, नहीं तो देश में गंभीर खतरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग जीत के आएंगे जिनको न समझ होगी, न अकल होगी, न तमीज़ होगी, और ना वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, न दे पाएंगे। और क्वालिटी एमपी, क्वालिटी प्रतिनिधि, क्वालिटी एमएलए जब तक हम नहीं चुनने की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इस देश में लोकतंत्र में परेशानी आगे जाके आ सकती है। सर, क्वालिटी की जहाँ बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, ये वाकई में होना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो कि देश में सबसे सर्वोच्च स्थान है जिसका संसद के अंदर जो आजकल होता है, सब लोग देखते हैं, लाइव चलता होता है, वहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, किस तरह से एक दूसरे का प्रयोग होता है, क्या ये सब कुछ होना चाहिए आपने?
हर पार्टी में सब तरह के लोग हैं, एक पार्टी में नहीं, सब तरह के लोग हैं। ये वही है, खराब क्वालिटी के सांसद सब पार्टियों में है। जो मोहल्ले गली वाली भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो सब पार्टियों में है। एक कहता है, दूसरा उसका उसी भाषा में जवाब दे देता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वालिटी के प्रतिनिधि जब तक नहीं चुने जाएंगे, एजुकेशन कोई देख नहीं रहा। तमाम बदमाश जेलों में बंद चुनाव जीते ले रहे हैं। एक आतंकवादी जिसको पीछा करके 1 महीने में पकड़ा हुआ MP हो गया। आप मुझे बताओ, और भी कुछ हमारे पूरब के नेता हैं जो जेलों में है, और कोर्ट ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने उनको फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया, उन पर मुकदमे बीजेपी सरकार से पहले से चल रहे हैं। ये सवेरे से देश को नुकसान होगा। अच्छा आदमी राजनीति से पीछे हटता जाएगा और इसी तरह के लोग अपॉर्चुनिस्ट आगे आते जाएंगे। अब ये बताइए, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे जो पार्टी भी करती हो, मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ कि अब टिकटों का जो बंटवारा है वो जातिगत आधार पे होने लगे कि इस शहर में इसकी जाति ज़्यादा है तो इसके मायने उस शहर में कोई भी नकारा उस जाति का नेता MP होगा, और जो असल हकदार है, जो जनता की सेवा करना जानता है, जिसमें काबिलियत है, उसको टिकट ही नहीं होगा। उनका भी तुम्हारा तो वोट बैंक ही नहीं है। ये ट्रेंड नुकसानदेह माहौल चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को लेकर, इसके बारे में आपकी क्या विचार, क्या कहना है? सब विपक्षी दलों का और मीडिया की चर्चा है। योगी जी का कोई काम ऐसा नहीं हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में जिसकी वजह से कोई एक सीट भी हारी है। योगी जी को कोई चार्ज नहीं है, ना भ्रष्टाचार का चार्ज है, ना नकारेपन का चार्ज है, जनता की सेवा न करी इसका चार्ज नहीं है। एक आदमी 3:30 बजे उठ जाता है, रात के 10 बजे तक जनता की सेवा कर रहा है, उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, उसको किसी बच्चे के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। उन्होंने कल कहा कि मुझे खाली प्रतिष्ठा कमानी होती तो जो मैं अपने मठ का मठाधीश हूँ, गोरखनाथ पीठ का, वो बड़ा पद है, लेकिन मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं बैठा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि अब आपको मानना चाहिए ये बात कि बदमाशों में टेरर आज भी सीटें कम होने के बाद भी है। और ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय भूपेंद्र जी ने कहा कि योगी जी को हटाने की पार्टी में कोई चर्चा थी ना बात थी। अब क्या होता है, मीडिया में क्यों आता है? मीडिया में क्यों आता है? जब सीटें कम आई तो अब योगी जी को टारगेट करेंगे पार्टी के नेता, तो आग लगाओ। केजरीवाल ने चीफ पे कहा था, याद होगा आपको? केजरीवाल ने तो सब कुछ जो कहा है वो तो जाने क्या क्या कह रहे हैं। उनकी बातों का तो कुछ लोगों ने तो अपनी रिलायबिलिटी खो दी, कुछ लोगों ने राजनीति में अपनी रिलायबिलिटी खो दी है, उसमें केजरीवाल नंबर 1 पे। उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं। योगी जी को खतरा नहीं, कोई खतरा। देखिए, राजनीति का मतलब महत्वाकांक्षा, इसका कायदा है राजनीति में, राजनीति शास्त्र में लिखा है कि आपको आगे बढ़ना, एट एनी कॉस्ट आगे बढ़ना। कुछ हमारे पार्टी की महत्वाकांक्षी नेता है, वो चाहते होंगे कि हमारा नंबर भी आए, हो सकता है उन्होंने कोशिश भी की हो, लेकिन वो इस स्तर की कोशिश नहीं है कि वो किसी को MLA लेके भाग गए और सरकार गिरा दी। ये कुछ नहीं, एक भी मीटिंग इस तरह की नहीं। हाँ, लेकिन जब कोई सीटें कम आती हैं तो मंथन में और लोगों के व्यूज में थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्लैरिटी आ जाती है, अपनी बात कहने की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर अभी यही सीटें 70 आती तो कोई नहीं बोलता, 65 में भी कोई नहीं बोलता। सीटें कम आती हैं तो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। किसी भी जिले के उत्थान के लिए, विकास के लिए केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका होती है। अब चूँकि इस वक्त प्रतिनिधि रामपुर को तो मिला नहीं थे, जो सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का मिला, तो क्या समझते हैं, रामपुर का विकास चलेगा या कुछ उसमें स्पीड स्लो हो सकता है? नहीं, फर्क आता है। जब हमारा चुनाव प्रतिनिधि नहीं होता है तो जिले का विकास पिछड़ा रहता है, काफी पिछड़ा, काफी पिछड़ा। मतलब ये समझ लीजिए कि वो जिला आखिरी पायदान पे चला जाता है। देखिए, आपका MP चुना हुआ है, वो सीना ठोक के चिट्ठी लिखता है, काम करता है, मांग करता है, प्रधानमंत्री से भी करता है और मुख्यमंत्री से भी करता है और सबसे करता है। जब वो जीता हुआ नहीं है तो वो कहता है कि अब तो मैं कोई काम कराऊंगा भी, तो वो उनके खाते में जाएगा जो MP साहब विपक्ष में है।
लेकिन सर ये तो परेशानियों की सरकार है, क्या मालूम कब तक ये फिर उसमें आ जाए, सत्ता पक्ष में आ जाए। कौन आ जाए? ये जो MP साहब है यहाँ के, बैसाखियों की सरकार है ना ये। देखिए एक फर्क है हमारी बताऊँ सरकार, पक्का कह रहा हूँ, ये विचारधारा तो चलने वाली सरकार, ये नेशनल लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो ये बैसाखी है, आपको मालूम है सर चलेगी क्या है? कुछ बैसाखी नहीं है, 5 साल चलेगी और अगले टर्म में भी आएगी सरकार, देखेंगे। हम भी हैं, आप भी देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में भी इलेक्शन में यही सरकार है, 29 में भी यही सरकार है। ये सवाल है, आप बिजनेसमैन, अभी बजट आए, बजट कैसा है उसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, जिसमें उसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें भी वो भी शामिल है, उसमें 18% GST की मुखालफत खुद सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने भी की, जिसमें गडकरी साहब शामिल थे, कि उन्होंने कहा इसमें कम होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये उनका मांग उनकी वाजिब है? मैं भी गडकरी साहब के साथ शामिल हूँ, मैं भी उनके साथ शामिल हूँ, और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पे GST नहीं होना चाहिए, दवाओं पे GST नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों पे GST लगा दी गई है जो आम लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को मुश्किल पड़ रही है और उसको देना पड़ रही है। ये सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं कारोबारी भी हूँ, राजनीति करने के साथ साथ कारोबारी भी हूँ। GST की परेशानी काफ़ी है जो सरकार के नॉलेज में ला दी गई है। जल्दी ही एक मीटिंग हो रही है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सब जगह से ऐसी रिपोर्टें मांगी गई हैं कि जनता की समस्याओं को उनका फीडबैक दीजिए। उसमें GST की समस्या भी गई है, तो उस पर सरकार राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत देना पड़ेगी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े नेतागण हैं वो प्रिंसिपली इस चीज़ के लिए रेडी है कि कुछ जनता को मिलना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि देश में विकास इतना पेंडिंग है, इतना फंड चाहिए, हर एक की तो डिमांड है कि मेरा रेट ये कर दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी पेंशन बढ़ा दो, मेरी सड़कें लाओ, मेरे पुल लाओ, मेरा। यानी सरकारों में यहाँ तक हुआ है कि साहब चुनाव में डिक्लेयर करी कि सेल टैक्स हटा देंगे। अच्छा भाई अरे भाई सेल टैक्स हटा दिया, क्या करा, नाम डाल के उसको ट्रेड टैक्स लगा दिया, फिर क्या बोले सेल टैक्स हटा दिया हमने, ट्रेड टैक्स लगा दिया। बात क्या हुई, इलेक्शन में झूठ बोल के वोट लिया कि हटा देंगे, नहीं हटाया। ये सब राजनीति की चीज़ें, जनता अभी जब से मीडिया एडवांस हो गया है ना जी, आप जैसे लोग और ये चैनल और दिन भर जो चल रहे हैं, दिन भर जो इस पर बहसें आ रही हैं, सारे तथ्य जनता के सामने आ रहे हैं। बिजनेसमैन हैं आपने जैसे कहा भी, और मैंने एकदम मेरे जहन में एक सवाल और आ गया इसमें इसी बात को लेके। जब सरकार ने GST लागू की थी तो सब ये कहा था एक देश एक टैक्स, तो पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा? पेट्रोल डीजल पेट्रोल में समस्या ये है कि पेट्रोल के रेट इंडिया से तय नहीं होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, अरब देशों के हिसाब से और उससे तय होते हैं, डॉलर के हिसाब से तय। उसमें कभी कभी ऐसा GST के दायरे में क्यों मिलेगा? मैं बताइए तो बताता हूँ। सरकार को इसमें इस तरह से लेना होता है टैक्स कि अगर कभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, विशुद्ध छुड़ जाए और पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए, तब भी जनता को लगभग इसी रेट में पेट्रोल दे सके। तो उसके लिए वो एक एडवांस फंड चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था, लेकिन इससे हटाने की कोशिशें चल रही हैं और शायद हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने कहा भी है, और बल्कि BJP ने ये प्रपोजल, शायद मेरी जानकारी में है, केंद्र सरकार ने रखा भी है कि स्टेट राजी नहीं हो रही है। स्टेट की इकोनॉमी पेट्रोल डीजल से चलती है, लेकिन BJP का ये मत है कि इसको, मेरी जानकारी में तो इतना ही है कि इसको GST से, मतलब इसमें जो है वो हटा देना चाहिए, है BJP का मत। और लेकिन अब ये तो GST काउंसिल में सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रदेश के बैठते हैं, उनका अपना अपना इंटरेस्ट है। कुछ देशों में तो कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि उनको उनका फंड का यही रीज़न है, लेकिन ये BJP हटाना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक